नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। आप कैसे यकीन करेंगे कि रूस जंग जीतने के करीब है? आप कैसे यकीन करेंगे कि रूस की शर्तों पर युद्ध विराम होगा? क्या ऐसा संभव है कि ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला हो? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 48 से 72 घंटे के अंदर जो कुछ भी हमारे सामने आया है वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि साल 2026 में अगर युद्ध का किसी ने नगाड़ा बजाया है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनकी वेनेजुएला की जीत की वजह से अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान और रूस के ऊपर वेनेजुएला वॉर मॉडल इस्तेमाल किया जाना है और हो सकता है कि रूस को बुरी तरीके से घेरने या तबाह करने की कोशिश हो, या हो सकता है कि ईरान के अंदर अगले कुछ घंटे के अंदर एक भीषण हमले हों जिसकी तैयारी ईरान के अंदर पहले से ही हिंसक प्रदर्शन के तौर पर CIA और मोसाद जैसे एजेंट्स कर रहे हैं। मैं सैयद मुर्तज़ा के पास सबसे पहले ईरान से शुरू करूंगा। मुर्तज़ा, सबसे पहले ये बताइए कि ईरान में 28 दिसंबर से लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि 26 प्रांतों के 200 शहरों में ये हिंसा फैल चुकी है। खामनेई को लेकर क्या क्या खबरें आ रही हैं और आप इस पूरे सिनेरियो को युद्ध से कैसे जोड़ते हैं? आप 28 दिसंबर की बात कर रहे हैं कि जब वहाँ पे अनरेस्ट शुरू हुआ, कुछ शहरों में प्रदर्शन हुए, जिसके बारे में अब जो वेस्टर्न मीडिया है खासकर वो बता रहा है कि इस शहर में हुए, इस शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर हिंसा हुई है और वहाँ की पुलिस ने कार्रवाई की है। अब जो सारी रिपोर्ट ज़्यादातर जो आ रही हैं ईरान की, वो हमें कहाँ से मिल रही हैं? वेस्टर्न मीडिया से, मतलब कि अमेरिकी मीडिया से, यूरोप की मीडिया से, और इजराइल की मीडिया जो है इस तरह के दावे कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें खास बात आप देखिए कि 28 दिसंबर से आप जो आपने तारीख बताई, 29 दिसंबर को ट्रंप और नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, उनकी मुलाकात हुई थी फ्लोरिडा में। और तब ये कहा गया था कि नेतन्याहू जो हैं वो गाजा डील को लेकर उस पर बात करने जा रहे हैं, साथ में आसपास के इलाके जो हैं वो सीरिया है या लेबनान है उसके लेकर बात करेंगे। लेकिन असल मुद्दा जो था उस मीटिंग का वो ईरान था। और हम अब जो देख रहे हैं कि एक हफ्ते के करीब वक्त हो चुका है उस मीटिंग के बाद, और अब ईरान में जिस तरह के प्रदर्शन की खबर आ रही है, कई लोगों के मारे जाने की खबर है, अब इसे लेकर ईरान को एक तरह से घेरने की कोशिश है। जिस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, इस तरह के प्रदर्शन, इससे बड़े प्रदर्शन पहले हो चुके हैं ईरान में, चाहे वो 2022 की पर है, और एक हमने करीब 20 साल में 3 से 4 बार ऐसे देखे हैं जब एकदम से प्रदर्शन हुए और हज़ारों लोग सड़क पे उतरे और ईरान की जो सत्ता है उसको एक तरह से हटाने की कोशिश, हटाने की मांग करने की मांग की जाने लगी। इस बार फिर ये हो रहा है, और इस बार ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब वेनेजुएला में मादुरो को सत्ता से हटाया गया है। ईरान इस वक्त कमज़ोर बताया जा रहा है क्योंकि हिजबुल्ला इस वक्त ताकत में नहीं है, हमास ख़त्म हो चुका है, और वहाँ पर ईरान में सबसे बड़ी बात है कि अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। और इसकी एक बड़ी वजह हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर कि ईरान में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं पिछले 30-40 साल में, उसका क्या असर हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए और उसको बारीकी से सुनिए और समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर ऐसा क्या है कि एक ही वक्त में पहले ईरान को वेनेजुएला की तर्ज पर टारगेट करने की कोशिश हो रही है, वहीं पेरिस में जिस तरीके से रूस के खिलाफ 6 जनवरी से मोर्चा खोला गया है, जिसमें 35 यूरोपियन देशों और पश्चिमी देशों ने मिलकर ये ऐलान कर दिया है कि हम यूक्रेन की ज़मीन पर एक ऐसी फोर्स को लाने वाले हैं जो रशिया के हमलों को रोकेगी, और एक कोलिशन ऑफ विलिंग ऑफ कोलिशन का जो एक गठबंधन बनाया है, यानी कि इच्छुक देशों का एक ऐसा गठबंधन जो रूस के खिलाफ लड़ेंगे। ये पूरा जो सिनेरियो है वो बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से ट्रंप की एक बहुत ही गहरी और घातक चाल है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन को दिखाने के लिए ट्रंप ने जिस तरीके से अपने आप को दिखाया है कि भाई ये जो यूरोपीय देश हैं, जिसमें खासतौर से फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों का नाम लिया जाता है, यही लोग रूस से लड़ने को उतारू हैं और ट्रंप पीछे से खेल रहे हैं। अगर देखा जाए तो ट्रंप की योजनाएं एक एक करके सफल होती दिखाई दे रही हैं, और वेनेजुएला पे जिस तरीके से अमेरिका का सफल हमला हुआ और निकोलस मादुरो को जिस तरीके से घसीटकर पुलिस उठाकर न्यूयॉर्क में जाके जेल में पटक दिया है, उससे साबित होता है कि ट्रंप के हौसले बहुत ज़्यादा प्रचंड हो चुके हैं। और इसीलिए उन्होंने एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार ईरान को धमकी दी है कि हम ईरान पर एक बड़ा अटैक कर सकते हैं। और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि जो खामनेई है, 86 साल के बुजुर्ग सुप्रीम लीडर ईरान के, उनके वो मॉस्को भाग सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में खामनेई को छिपाया जा सकता है, ऐसी खबरें पश्चिमी मीडिया में आ रही हैं। दावा तो यहां तक है कि जो मुस्तबा, उनके जो बेटे हैं, दूसरे छोटे बेटे हैं, वो सुप्रीम लीडर की बनने की रेस में सबसे आगे थे। ऐसे दावे हैं कि ईरान में उनके खिलाफ एक बड़ा जन आक्रोश है।
लेकिन कुल मिलाकर ऐसे दावे हैं कि खामनेई समेत 20 लोग मॉस्को भाग सकते हैं या छिपाए जा सकते हैं। ऐसा क्यों नौबत आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? और रूस जो इस वक्त ऐसे मुहाने पे खड़ा है जहां एक तरफ ट्रंप उसको शांति समझौते का लहरा दिखा रहे हैं, झंडियां दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस के खिलाफ जिस तरीके से एक बड़ी मोर्चेबंदी पेरिस में दिखाई दी गई है, वो ये साबित करती है कि रूस बुरी तरीके से घिर चुका है ट्रंप के ट्रैप में। और उस ट्रैप की पहली चाल जो है वो ईरान में चली जा रही है। वहाँ जो 28 दिसंबर से जो भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे अब तो खुले तौर पे बोला जा रहा है कि इसमें मोसाद और CIA के एजेंट्स भरपूर मात्रा में पहुंच चुके हैं और कुछ सड़कों पे ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं ट्रंप के समर्थन में जिसकी कल्पना आप ईरान में कर ही नहीं सकते। यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो AI के थ्रू AI तस्वीरें हैं या वास्तव में हैं। कुल मिलाकर ईरान की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। वहाँ यही नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो ईरान की जो एक कहते हैं ना सुरक्षा समिति है, उसने 2 टूक ऐलान किया है कि अगर हमें रत्ती भर भी लगा कि अमेरिका या इजराइल उस पर एक बड़ा अटैक करने जा रहे हैं तो ईरान अपने ऊपर हमले का इंतजार नहीं करेगा, ईरान उससे पहले हमला कर देगा। और यही बात को प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दोहराया है कि ईरान इजराइल पर एक बड़ा हमला कर सकता है और इसीलिए खामनेई पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं और वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि ईरान की तरफ से एक ऐसा आत्मघाती बड़ा हमला इजराइल के ऊपर हो जिसकी कल्पना शायद अमेरिका ने भी नहीं की थी। और यही डर ट्रंप और नेतन्याहू को खाया जा रहा है कि आखिर ईरान के अंदर चल क्या रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं, खामनेई नहीं दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर उतनी हिंसा वैसी नहीं हो पा रही जैसी वो चाह रहे हैं, उतनी ज़्यादा मौतें नहीं हो रही हैं जैसे पश्चिमी मीडिया दावा कर रहा है। कुल मिलाकर ईरान को ट्रैप में फंसाया गया है और रूस की गर्दन तोड़ने की कोशिश अब 35 देश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्तजा, मुझे आप सबसे पहले बताइए कि ईरान भयंकर संकट में है, रूस पहले से भीषण संकट में है, लगभग 4 साल से जंग लड़ रहा है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे का साथ कैसे दे पाएंगे? और अगर ईरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया या वहाँ अफरा तफरी हो गई वेनेजुएला की तरह, तो क्या रूस जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएगा? देखिए, हम ईरान के कमज़ोर होने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 13 जून 2025 वो जो दिन था, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा कमज़ोर जो है ईरान पहले कभी नहीं रहा है जब से इस्लामिक क्रांति हुई है 1979 में। तो 13 जून 2025 को जब इजराइल ने हमला किया और वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप को पूरी तरह ख़त्म कर दिया, कई साइंटिस्ट मार दिए, कहा जाने लगा कि अगला टारगेट जो है वो खामनेई है। तो 13 जून 2025 की रात में ही ईरान ने पलटवार किया था इजराइल के ऊपर और तल अवीव से लेकर नवातिम बेस और उनके कई अड्डों पर हमला किया था। और तब ईरान ने दिखाया था कि वो ऐसे हालात में भी वापस कैसे उभर कर रास्ता है और अपने दुश्मन को कैसे जवाब दे सकता है। तो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह के जो प्रदर्शन की बात चल रही है कि अलग अलग शहरों में हो रहे हैं, इसे लेकर ईरान कैसे काउंटर करेगा। जो खबरें आ रही हैं कि भाई एक आध शहर पे जो है वहाँ पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गई है और ईरान में बगावत हो रही है। ये एक तरह से प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा हिस्सा है जो मोसाद और CIA जो हैं वो पिछले कई सालों से ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में वो इस तरह का खेल खेलते आए हैं। हमने 9/11 का जो हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, जब न्यूयॉर्क के जो ट्विन टावर्स हैं वो गिरा दिए गए थे, और उस आतंकी हमले के बाद एक तरह से बताया जाता है कि अमेरिका के एजेंडे पर तब 6 ताकत थी। पहली ताकत थी तालिबान के साथ सद्दाम हुसैन, लीबिया में गद्दाफी, हिजबुल्ला, हमास और एक जो देश है वो साथ में ईरान भी था। तो अभी देख लीजिए कि पिछले 25 सालों के अंदर जो है सद्दाम हुसैन ख़त्म कर दिए गए, गद्दाफी को मार दिया गया, हमास ख़त्म हो चुका है, हिजबुल्ला ख़त्म हो चुका है, तालिबान वापस लौट आया है। ये अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन एक दुश्मन जो है अमेरिका का, जो ईरान जो है, वो पिछले 25 सालों में कहीं से भी अडिग नहीं हुआ है, जबकि अमेरिका या इजराइल ने हर पैंतरा इस्तेमाल किया है कि किसी भी तरह ईरान को हराया जाए और वहाँ की सत्ता में बदलाव किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन होता नज़र नहीं आया है। अब ईरान को लेकर एक ख़ास बात यह है कि वहाँ जो पूरा ईरान जो है पिछले 40 साल से या 45 साल से वो पाबंदियों में है। मतलब अलग अलग आर्थिक पाबंदियाँ जो हैं अलग अलग दौर में लगी और इस वक्त ईरान जो है सबसे ज़्यादा आर्थिक पाबंदी झेल रहा है। वहाँ जो दवा है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि कैंसर जैसी कोई अगर बीमारी है तो अगर उसकी दवा जो है वो ईरान में नहीं मिल रही है, वो आयात नहीं कर सकता। वहाँ की जो आम दवाएं हैं वो 300 से 400% महंगी हो चुकी हैं। तो इस तरह की बहुत बुनियादी चीज़ जो है, जो ईरान खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसे बाहर से मंगवानी पड़ती है।
वहाँ इस वजह से जो आम पब्लिक है इसमें कोई शक नहीं कि परेशान है, और वहाँ जो लोगों की इनकम जो है वो कम हो गई है। वो इसलिए क्योंकि डॉलर के मुकाबले जो ईरान का रियाल जो है वो कमज़ोर हो गया है। आज आप $1 दीजिए और उसके बदले आप हजारों लाखों जो है रियाल जो है वो आप अपनी जेब में डाल सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि उस करेंसी का हाल क्या होगा। भारत के ₹1 के हिसाब से देखा जाए तो करीब 400 रियाल जो है ₹1 के मुकाबले जो है 400 रियाल जो है। अब सोचिए ₹1 के मुकाबले अगर रियाल की हालत है तो जो डॉलर जो है जिसके मुकाबले में भारत का रुपया जो करीब करीब ₹90 है, $1 के मुकाबले 85 हाँ, 87 हाँ, रुपए ये करीब। जो चल रहा है, रेट चल रहा है। अब सोचिए कि रियाल की हालत कितनी कमजोर होगी और वहां जो लोगों की इनकम जो होगी वो आम जिंदगी कितनी लोगों की मुश्किल हो गई होगी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि डॉलर के मुकाबले 14 लाख रियाल की मुद्रा आ गई, 14 लाख पार कर चुकी है। अभी जो खबर आ रही है वो ऐसा दावा किया जा रहा है कि लगभग 8 से 9 करोड़ ईरानियों को हर महीने 600 रियाल दिए जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बुरे हालात ईरान के अंदर हुए हैं या किए गए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें मुझे एक बड़ा दुख होता है कि अगर ईरान का साथ देने के लिए रूस और चीन दावा करते हैं तो वो ऐसा साथ उसका क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जो ईरान है उसके बहुत ही जिगरी दोस्त हैं रूस और चीन। रूस तो फिर भी बहुत साथ दे रहा है, बहुत से हथियार भी उसने वहाँ पहुँचाए हैं, लेकिन चीन ने एक बड़ा ही गलत तरीके का गेम खेला है। गेम किस तरीके का खेला है कि चीन जो है वो ईरान से सबसे ज़्यादा तेल ले रहा था और उसी पैसे से ईरान जो था वो अपने वजूद को बचाए हुए था। लेकिन जैसे ही टैरिफ की मार ट्रंप ने जिनपिंग के ऊपर डाली, चीन जो था वो बिलबिला गया। कहते हैं ना कि वो दांत उसके दिखाने के दूसरे हैं और खाने के दूसरे हैं। बिल्कुल हाथी का दांत साबित हो रहा है चीन का जो शक्ति प्रदर्शन है। और उसने क्या किया कि ईरान से 30% अपना तेल जो था वो कम लेना शुरू कर दिया और इस पैसे की जो कमी थी वो ईरान में अब दिखाई देने लगी है। और जितना तेल वो ईरान से ले रहा था वो इतने कम दाम पे ले रहा था ईरान से कि शायद दुनिया में इससे सस्ता तेल चीन को कहीं से मिल ही नहीं रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि ट्रंप ने एक तरफ जो टैरिफ की मार चीन के ऊपर मारी तो चीन ने उसकी वसूली ईरान की तरफ से कर ली। कुल मिलाकर चीन का तो उसमें घाटा नहीं हुआ, लेकिन ईरान जो है वो बुरी तरीके से ट्रैप में फंस गया। अब सवाल उठता है कि जो ईरान है वो रशिया की कैसे हेल्प कर रहा था और रशिया ईरान के बिना क्यों लड़खड़ा रहा है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी 2022 से, उसके 8वें-9वें महीने से ईरान ने अपने हथियार रशिया पहुंचाने शुरू कर दिए थे। और जो ताज़े आंकड़े थे हैं अभी 2 या 3 महीने पुराने, उसके मुताबिक 8000 शाहिद ड्रोन अब तक जो यूक्रेन के ऊपर रूस हमले में इस्तेमाल कर चुका है, जो उसे ईरान से मिले थे। 3 लाख तोप के गोले ईरान पहले ही रशिया पहुंचा चुका है। 10 करोड़ कारतूस ईरान से रशिया पहले ही पहुंच चुके हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि शाहिद की एक बहुत बड़ी शाहिद ड्रोन की जो एक सीरीज़ है उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री रूस में लगाई जा चुकी है और वहाँ पर जो लगाने वाले विशेषज्ञ थे वो सारे के सारे ईरानी हैं। तो आज की स्थिति में अगर हम बात करें कि रशिया जो है वो ईरान की मदद कर पाएगा, सवाल है नहीं, क्योंकि रशिया अब जो युद्ध में घिर रहा है वो ट्रंप का वास्तव में एक भ्रम युद्ध था। उन्होंने पहले ये दिखाया ट्रंप ने कि भाई पुतिन जो है मैं उनकी हर बात को मान रहा हूं और पुतिन बड़े शक्तिशाली हैं, रूस बड़ा पावरफुल है। और इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि बाकी देशों से कहा कि आप युद्ध की अच्छी तैयारियां करिए, अपनी फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ाइए ताकि हम रूस से मुकाबला कर सकें। इसमें उन्होंने अपने 7, 8, 9, 10 महीने निकाल दिए ट्रंप ने, बातचीत कर करके अलास्का में 15 अगस्त को की, फिर फोन पर बात की, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पुतिन एक तरीके से उनके भ्रम जाल में आए और इधर ईरान को उसने अंदर से कमजोर करना शुरू किया। तो यहां पे उसको अच्छे से पता है कि अगर हमने गर्दन से रशिया को पकड़ लिया तो हम आराम से ईरान को तबाह कर लेंगे। और यही इस वक्त हो रहा है। इस वक्त ट्रंप जो हैं वो पुतिन को बुरी तरीके से घेर चुके हैं। पेरिस के अंदर जो मीटिंग हुई है 35 यूरोपियन और पश्चिमी देशों की, उसमें बिल्कुल साफ हो गया है कि अब यूरोप की एक बहुत बड़ी सेना यूक्रेन की ज़मीन से लड़ेगी और वो सीधा रूस से मुकाबला करेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आगे रशिया इस पर किस तरीके से, क्या उसका पैटर्न रहेगा? क्या रशिया वास्तव में ईरान की वजह से इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो यूक्रेन की जंग जो है, हारती हुई जंग है, उसमें वो घिर जाएगा या तबाह हो जाएगा? देखिए रवि, हम अभी अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि ट्रंप जो है अब उनका जो कार्यकाल का दूसरा साल शुरू होने वाला है। अब लगता है वो जो एक अमेरिकन इंस्टिंक्ट जो है, हॉकिश इंस्टिंक्ट जो है, वो अब दिखा रहे हैं और इस वक्त तो सबसे ज़्यादा आक्रामक हैं। आपने भी कहा कि ट्रंप अब जो फैसले कर रहे हैं, अब ये लग रहा है कि वो जिस तरह वो पिछले 1 साल में एक तरह से बैकफुट पर रहते हुए युद्ध बंद करने की बात कर रहे थे या वो टॉक्स की बात कर रहे थे, बातचीत की बात कर रहे थे, डील करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका रवैया जो है, अब देखिए कि
कि मादुरो को अगर उन्होंने एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को एक तरह से उठा लिया है, किडनैप कर लिया है, तो अब उनका जो रवैया है या जब उनका दुनिया से डील करने का तरीका है वो किस तरह बदल गया है। मतलब वो अब बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर काम कर रहे हैं और अब वो बताना चाहते हैं कि जो उनके दुश्मन हैं ट्रंप के, वो उनको अब एक एक करके निपटाएंगे। अब जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इसमें पूरी तरह पकड़ पाना चाहते हैं। दक्षिण अमेरिका जो है, अब वहाँ पे उन्होंने वेनेजुएला शुरुआत कर दी है। बाकी जो देश हैं उनको लग रहा है कि अब हमारी बारी आएगी। ग्रीनलैंड है, आप बता रहे थे। जी हाँ, ग्रीनलैंड है उत्तर में। अब ग्रीनलैंड को देखिए, ग्रीनलैंड को ऐसे घेर रहे हैं कि अब उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेचैनी रूस को नहीं होगी, उससे बेचैनी शुरू हो जाएगी नेटो को। और डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कह दिया है कि अगर ग्रीनलैंड पे कब्जा होता है तो नेटो खत्म हो जाएगा। तो अब एक पहलू ये भी है जो आप कह रहे हैं कि भाई ईरान को कमज़ोर करके क्या रूस की गर्दन पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप जो है वो इस वक्त पूरी तरह अमेरिका सेंट्रिक जो उनके मकसद हैं उस पर वो डटे हुए हैं और इसलिए वो जो यूरोप जो है उसको भी परेशान कर रहे हैं, उसको भी तनाव दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या ईरान को इतने आराम से कमज़ोर किया जाता है, ये एक ऐसा सवाल है कि आप मैं फिर इसका मिसाल देने के लिए जून 2025 की बात करूंगा कि 12 दिन तक युद्ध लड़ा गया और करीब 500 से 600 मिसाइल जो है वो ईरान ने इजराइल पे दागी। इसमें कहते हैं कि 10% के आसपास जो है वो हिट की इजराइल को। लेकिन उस युद्ध ने एक बात साबित कर दी कि ईरान के साथ आप सैन्य मोर्चे पे आप उसे हरा नहीं सकते हैं, आपको उससे डील करने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। और यही वजह है कि ईरान में प्रदर्शन की बात चल रही है, ईरान में बगावत की बात की जा रही है, उसमें इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका बल्कि नेतन्याहू जो है वो पूरी तरह सक्रिय हैं और उनको लगता है कि शायद वो ईरान को इस तरह जो है वो कमज़ोर कर सकते हैं। और अगर ईरान में किसी तरह सत्ता का बदलाव कर दिया जाए तो आगे चल के उनके दो दुश्मन जो हैं यानी कि रूस और चीन, दोनों से मुकाबला किया जाता है, क्योंकि फिर पश्चिम एशिया में अमेरिका को रोकने वाला कोई देश नहीं है जो पूरे एक तरह से न सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फेयर बल्कि एक तरह से यूरोप और साथ में पश्चिम एशिया, दुनिया के 3 बड़े जोन ऐसे हैं जिस पर पूरी तरह अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। आपको एक चीज़ बता दें, एक मशहूर जनरल रहे हैं चीन के सेंज्यू ने बोला था कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो उसके 2 पैटर्न होने चाहिए। जब आपको युद्ध जीतना हो तो छिपकर हमला करो और जब खलबली मचानी हो तो बिल्कुल सामने से हमला करो। ट्रंप ने यही तरीका अपनाया है। वो रशिया को जीतने के लिए वो पीछे से हमला कर रहे हैं और ईरान में खलबली मचाने के लिए सामने से हमला कर रहे हैं। तो जो ट्रंप ने जो सेंज्यू टेक्निक अपनी अपनाई है, जो बहुत ही प्राचीन है, 2000 साल लगभग बताते हैं पुरानी है, लेकिन वो बड़ी काम कर रही है। ट्रंप ने क्या किया है, एक बयान दिया है और उसमें बोला है कि इस समय मैं बहुत खुश हूँ, अमेरिका बहुत अमीर हो रहा है, हमारा टैरिफ वॉर ज़बरदस्त असर दिखा रहा है, अरबों खरबों डॉलर हर महीने अमेरिका की झोली में आ रहे हैं। अगर आप देखें तो ट्रंप ने पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर टैरिफ वॉर से खरबों डॉलर कमा लिए हैं। उन्होंने क्या किया है कि नेटो का जो 5% बजट बढ़वाया था, रक्षा बजट, उसका सारा का सारा जो पैसा है वो अमेरिका पहुंचने जा रहा है। वहीं की डिफेंस कंपनियां उस हथियार को बनाएंगी और नेटो देश उसको खरीदेंगे, वापस उसको उठाकर यूक्रेन को देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या रशिया इतना भोला और इतना सीधा या इतना अनाड़ी खिलाड़ी है युद्ध का कि वो ट्रंप के ट्रैप में फंस जाएगा? इसका जवाब होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक के जो कुछ लेटेस्ट आंकड़े वो मैं आपको बता देता हूं। 24 फरवरी 2022 से अब तक बताते हैं कि लगभग 48 लाख करोड़ रुपए अकेले रशिया इस युद्ध में झोंक चुका है। और जो यूक्रेन की खुफिया विदेशी एजेंसियां हैं, FIS उसको बोलते हैं, उसका अनुमान है कि ये 49 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है रशिया। एक आंकड़ा आया है और हैरान करने वाला, वो भी यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी किया गया है और उसमें ऐसा दावा किया गया है कि जो रशिया है वो इस समय पूरे वर्ल्ड से 3 गुना ज़्यादा हथियार बना रहा है, 3 गुना। और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि रशिया हर घंटे 200 करोड़ रुपए इस वक्त खर्च कर रहा है, यानी कि जब 1 घंटा बीतेगा तब तक 200 करोड़ रुपए रशिया युद्ध में खर्च कर चुका होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि हर साल 30 लाख तोप के गोले रशिया प्रोडक्शन कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में उसका कोई मुकाबला नहीं है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि अगर यूरोप की सारी रक्षा कंपनियां जोड़ दी जाएं और अमेरिका की जोड़ दी जाएं, वो भी इतनी आर्टिलरी एक साल के अंदर
पैदा ही नहीं कर पा रही, तोप के गोले पैदा ही नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रशिया है उसने अपने आप को 2026 के हिसाब से पहले ही तैयार कर लिया था। इसीलिए पुतिन ने बोला है कि पेरिस की मीटिंग में जो कुछ भी समझौता तय किया है, खासतौर से जैसे फ्रांस और ब्रिटेन ने बोला है कि हम अपनी सेना को यूक्रेन में तैनात करेंगे, उसने बोला कि अब भूल जाओ, कोई समझौता नहीं होगा। पहले जो समझौते पकड़ो, इसके पेपर को फाड़ के फेंको, उसके बाद बेंच पर बैठो, तब मैं आगे बात करूंगा। ये दिमित्री पेस्कोव हैं, रूस के प्रवक्ता, उन्होंने आज ही दो टूक बोल दिया है कि ये जो पेरिस में नाटक हुआ है ना, ये परमाणु युद्ध को भड़का देगा। आप मान के चलिए कि अगर आप 35 लोग सोचते हो कि रूस को दबा लोगे या डरा लोगे, अपनी शर्तों पर आप हमारा समझौता करा दोगे, तो भूल जाओ, यूक्रेन में वही होगा जो रशिया चाहेगा। और इसीलिए जो ट्रंप हैं वो भी चाहते हैं कि यह युद्ध भड़के। और हैरानी की क्या बात है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला था कि मैं नोबेल का शांति पुरस्कार चाहता हूं, मैंने इतने युद्ध रुकवाए। और मजाक क्या है कि 3 जनवरी 2026 यानी कि पहला युद्ध किसने शुरू किया? ट्रंप ने। कहां किया? वेनेजुला में। वेनेजुला में कहां पे किया? जिस देश की लेडी को नोबेल पुरस्कार मिला, उसी देश के ऊपर ट्रंप ने पहला युद्ध किया। और जो 13 साल से लगभग राष्ट्रपति था, उसको कहते ना कॉलर से पकड़कर, उसकी वाइफ को पकड़कर उठाकर कहां फेंका? न्यूयॉर्क की जेल में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप का जो चरित्र है वो पूरी तरीके से युद्ध उन्मादी हो चुके हैं, युद्ध के भूखे हैं। उनको अगर युद्ध का डैडी बोलते हैं मार्क रूटे, नेटो चीफ, तो गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन उनका ये जो लालच है युद्ध को लेकर और डॉलर कमाना, ये पूरी दुनिया को एक ऐसे युद्ध में डुबोने जा रहा है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। मुर्तजा, मुझे आप सबसे पहले अब ये बताइए कि रशिया की स्ट्रेटेजी क्या होगी? जो पेरिस मीटिंग हुई है और ईरान में जो हालात चल रहे हैं, अब रशिया अगर ईरान को बचाना चाहेगा और अपने आप को बचाना चाहेगा तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, उसकी स्ट्रेटजी तो मैं खास अभी आपने बताई दी है कि जिस तरह से हथियार का उत्पादन हो रहा है, तो उससे तो लगता है कि रशिया जो है यूक्रेन से भी 5 गुना बड़े युद्ध के लिए तैयारी कर चुका है। और जिस तरह आपने आंकड़े बताए कि भाई कितने गोला बारूद वहां पे बनाए जा रहे हैं, और हर महीने वहां पे 4 से 5 हज़ार ड्रोन का प्रोडक्शन हो रहा है। जो शाही ड्रोन का जो रशियन वर्जन है, जिरान 2, इतने ड्रोन जो है हर महीने बनाए जा रहे हैं, 4 से 5 हज़ार। और जब भी एक बार में दागे जाते हैं 3 से 4 दिन के अंतराल में, तो पुतिन के तरफ से 400 से 500 ड्रोन दागे जाते हैं। मतलब कि जितना उत्पादन हो रहा है उतनी खपत भी हो रही है। तो अब इससे लगता है कि रूस का जो मकसद है वो इस पूरी लड़ाई को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और वो जिस तरह बात की जा रही है कि भाई सीज फायर होगा, या सीज फायर कराने की कोशिश होगी, यहाँ साफ लग रहा है कि रूस इस वक्त किसी मूड में नहीं है सीज फायर के। आप चाहे पेरिस में बात करें, चाहे व्हाइट हाउस से बात करें, चाहे आप बेल्जियम जाएं या फिर हंगरी जाएं, पुतिन अपनी स्ट्रेटजी पे रहेंगे। वो यूक्रेन के उस हिस्से को तो लेकर रहेंगे जो जहां पर उनका कब्जा है। और जिस तरह ज़ेलेंस्की ने कहा था कि भाई एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी जाए और बाकी का जो हिस्सा है वो भी उसको ये माना जाए कि ये यूक्रेन का ही हिस्सा है जो आगे चल के लौटा दिया जाएगा। तो मतलब आपने बातचीत शुरू करने से पहले ही बातचीत को खत्म कर दिया है। पुतिन से आप इन शर्तों के साथ बात नहीं कर सकते हैं। ये बात पिछले 4 साल से ना ज़ेलेंस्की को समझ आ रही है, ना नेटो को समझ आ रही है। और ट्रम्प जो है वो भी अब इस तरह लगता है उनको लगता है कि क्या वो इस पूरे खेल में अमेरिका का फ़ायदा को किस तरह फ़ायदा पहुंचाया जाए। चाहे वो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन की जो खनिज हैं, वो जो उस पूरी एक तरह से प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़ेलेंस्की से इस बारे में डील कर चुके हैं। तो अब वो इसमें से अमेरिका का उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा देखा जाए। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे 2-3 चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वेनेजुला पे जिस तरीके से ट्रंप ने कब्जा किया है या वहाँ तख्ता पलट किया है, उसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ वजह आपको बता दें नशीले पदार्थ या नार्को टेररिज्म नहीं था। उसके पीछे सीधे वजह है कि ट्रंप चाहते हैं कि वहाँ का जो 303 अरब बैरल तेल है उस पर रशिया का पूरी तरीके से कब्जा हो जाए, और वो हो गया है। अब आप इसी से जान लीजिए कि वेनेजुला जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है तेल के मामले। अमेरिका का कब्जा, हाँ, अमेरिका का कब्जा। अमेरिका का जो कब्जा है वो अगर वेनेजुला पे हो गया तो आप समझ लीजिए हो ही चुका है। तो 303 अरब बैरल जो तेल है वो अमेरिका का हो गया है, और जितनी भी कंपनियां हैं वो अमेरिकन कंपनियां ही उस तेल को निकालेंगी, उसको बेचेंगी। वहां की जनता को वो अच्छा पैसा दे देंगे, अच्छी मोटी सैलरी पे रखेंगे, जो गुलामों की तरह मोटी सैलरी पे काम करते रहेंगे। वेनेजुला के लोग खुश हो जाएंगे, एक उनको लिए बढ़िया क्लब्स खुलवाए जाएंगे, आराम से नशे में वो दोबारा से ट्रंप एक नए नशे में डुबो देंगे वेनेजुला को, और एक तरीके से पूरे तेल पर उनका कब्जा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा जो अरब वर्ल्ड में एक तेल का जो एक बहुत बड़ा भंडार है, सऊदी अरब से लेकर सब जगह, वहां खलबली मचेगी। ट्रंप उनकी भी गर्दन को पकड़ेंगे, कहेंगे भाई दुनिया में सबसे ज्यादा तेल मेरे पास,
तुम अपने तेल के दाम नीचे करो या तेल के दाम ऊपर करो, सब अब ट्रंप तय करेंगे। अभी ऐसा नहीं होता था। अभी जो OIC जो संगठन है वो तेल को अपने काबू में रखता था, वो भी उसके हाथ से ट्रंप के हाथ में चला गया वेनेजुएला के जाने से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि तेल के मामले में रूस भी पीछे नहीं है। हो सकता है कि वेनेजुएला को लेकर ट्रंप की कोई मीटिंग हुई हो पुतिन के साथ और उन्होंने उस पर कोई डील की हो, लेकिन सवाल उठता है कि रूस इतनी कमजोर डील क्यों करेगा? एक छोटा सा पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा लेकर पूरा वेनेजुएला उनको दे देगा, उसके बाद नेटो की फोर्सेस को अपने दरवाजे पे सहन करेगा, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए जो पेरिस में मीटिंग हुई है उसको बोला जा रहा है कि ये पुतिन के खिलाफ ट्रंप का ट्रैप है, जिसमें बुरी तरीके से पुतिन फंस चुके हैं और उसका सबसे बड़ा असर ईरान में हम साफ देख रहे हैं। चाहकर भी रशिया ईरान की वैसी हेल्प नहीं कर पा रहा है जैसी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि बहुत सारे दावा किया जाता है कि S-400 जो एयर डिफेंस है वो रशिया की उससे डील हो चुकी है। सुकोई 35 को लेकर बहुत अच्छी खबरें हैं कि वो रशिया को मिल जाएंगे, लेकिन वो मिल जाएंगे, कब मिलेंगे उसको 8, 10, 15 साल लगेंगे। लेकिन उतने वक्त में ईरान को बचाएगा कौन? ईरान में खामनेई का जो शासन है वो 36 साल से चल रहा है। अगर टोटल देखा जाए तो वहाँ की सत्ता के केंद्र में खामनेई लगभग 44 साल से टिके हुए हैं। तो इतने बुजुर्ग आदमी को, इतने कहते हैं ना मजबूत पकड़ वाले का अगर सत्ता परिवर्तन ईरान में होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ का जो सत्ता परिवर्तन है वो भी एक तरीके से ट्रंप के हाथ में चला जाएगा और जो बाहर शासक बैठे हुए ईरानी लोग बैठे हैं वो ईरान को कंट्रोल करने लगेंगे। यानी कि कुल मिलाकर पूरा का पूरा पश्चिमी एशिया और मिडिल ईस्ट भी ट्रंप के ट्रैप में आ जाएगा। अगर वो रशिया को डिस्टर्ब करते रहेंगे तो रशिया अपने आप को बचाने में लगेगा, बाकी ईरान को बचाने की स्थिति में वो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ट्रंप ने इस युद्ध को डॉलर छापने का एक ऐसा अड्डा बना दिया है जहां डॉलर छपने की मशीन लगातार चल रही है, उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। आप जी बताइए कि जो ट्रंप की जो ट्रैप चल रहा है इससे कैसे बचेंगे रूस और ईरान? देखिए, ईरान को अगर रोकना है अमेरिका को, तो वो उसका तरीका जो वही है जो वो ये इस वक्त वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कि किसी तरह भी घरेलू लेवल पे वहाँ पे इतनी परेशानियाँ पैदा कर दी जाएं कि वहाँ की पब्लिक बागी हो जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ईरान का जो समाज है, जो वहाँ की पब्लिक है, जो पूरी आबादी है, 9 करोड़ के आसपास की आबादी है और उसमें करीब 5 से 6 करोड़ जो हैं ऐसे लोग हैं जो 18 से 30 से 35 साल की उम्र के बीच में है। मतलब एक बड़ी वर्क फोर्स है। और ईरान जिस तरह वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या है, तो ये जो एक वर्ग है आबादी का, ये वहाँ की सत्ता के लिए खतरा बन सकता है अगर हालात बिगड़े। लेकिन ईरान में एक अगर आप देखें तो ईरान में जो पूरा जो सत्ता का पूरा एक मैं कहूँ कि जो हायरकी है, वो जो पिछले 30-40 साल में जो तैयार हुई है, उसकी जो पकड़ है ईरान में, उसकी जड़ जो है बहुत मजबूत है। और वहाँ पर हम जो देखते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, आमतौर पे क्या होता है 50, 100, 200, 300 लोग जो होते हैं जिनको किसी भी तरह आप पैसे से या और दूसरे तरीकों से मैनेज करके दूसरे इलाकों में, दूसरे देशों में इस तरह से जो बगावत करवाई गई है, वहाँ पे एक तरह से तख्ता पलट किया गया है। ईरान में वैसा होना मुमकिन नहीं है। ईरान में करीब जो उनकी आबादी का 1 करोड़, वहाँ पर बसीज फोर्स का 1 करोड़ लोग हैं जो वहाँ की बसीज जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका हिस्सा है। और बसीज जो है उसका एक बड़ा जो एक तरह से उसकी जिम्मेदारी है कि ईरान के जो घरेलू जो वहाँ पे डोमेस्टिक जो क्या कहते हैं आबादी है, जो लोग हैं, उस पर वहाँ की नज़र रखना और उनको काबू में रखना, जो इंटेलिजेंस है वो ऊपर तक पहुँचाना। तो वो बसीज एक ऐसी फोर्स है जो सबसे बड़ी बैकबोन मानी जाती है। जो खामनेई है, जो वहाँ पे जो पूरी इस्लामिक क्रांति के बाद जो सरकारें बनी हैं, उसकी एक बड़ी बैकबोन जो है बसीज फोर्स है। और वो पिछले 2 महीने से ईरान में एक्टिव की जा चुकी है। बसीज जो है वो इस वक्त मैं ये कहूँ कि पुलिस या वहाँ की मिलिट्री से ज़्यादा पावरफुल है। और ज़मीन पे जो फैसले ले जा रहे हैं वो बसीज के कहने से ही ले जा रहे हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने करीब 4 महीने पहले बोला था कि याद रखिए अब दुनिया बहुत छोटी हो रही है, ग्लोबलाइजेशन बहुत सिकुड़ कर छोटा रह जाएगा, हर देश को अपनी चिंता करनी होगी, उसके अपने मुद्दे होंगे, उसकी अपनी सुरक्षा होगी। कीर स्टारमर ये कहना चाहते थे कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे में फ्री घूमते थे, खूब आराम से रहते थे, व्यापार करते थे, अपने घर बनाते थे, वो दौर ख़त्म हो रहा है। ये अमेरिका में हालात आपको दिखाई दे रहे हैं। हर देश में यही चल रहा है कि वो घुसपैठिया है, वो हमारे यहाँ से निकले, यही हर जगह जंग चल रही है। और ट्रंप को अगर रोकना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि ट्रंप का अभी एक भी सैनिक, अमेरिका का एक भी सैनिक लीगल रूप से यूक्रेन जंग में अब तक खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन अमेरिका सीधी जंग में कूदेगा, ट्रंप उसी दिन युद्ध विराम को तैयार होंगे, वरना वो इसी तरीके से डॉलर छापते रहेंगे। और आपको बता दें, अभी ट्रंप के लगभग
3 साल बचे हुए हैं, 2 साल पूरे हो रहे हैं, लगभग 2 साल बचे हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ट्रंप इस 2 साल के अंदर अमेरिका को पूरे वर्ल्ड पर इस तरीके से थोप देंगे कि वो अपने आप में एक, कहते हैं ना, माफिया गुंडा टाइप का देश साबित हो जाएगा, जो साबित होने भी लगा है। जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ वॉर किया है, जिस तरीके से वो कहते हैं ना युद्ध को भड़कवा रहे हैं, और जिस तरीके से पर्दे के पीछे से ये सारा गेम खेल रहे हैं, उसी का नतीजा है कि ये जो खलबली मची है पूरी दुनिया में, उसने कोहराम मचा दिया है। मुर्तजा, मैं फाइनल कमेंट आपसे लेने के बाद उसको खत्म करता हूं। देखिए, पर्दे के पीछे अब अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। अमेरिका जो कर रहा है सामने कर रहा है। मादुरो को जिस तरह उठाया गया वो पर्दे के पीछे नहीं हुआ है, वो एक तरफ से ऐलान किया गया कि हम जो हैं वो किसी भी देश के राष्ट्रपति को वहां से उठा सकते हैं, ये ट्रंप ने बता दिया है। और ग्रीनलैंड पे उन्होंने कहा है कि मैं 2 महीने का इंतजार करूंगा, 2 महीने बाद जो करना है करूंगा ग्रीनलैंड पे। तो अभी 2 महीने देखिए क्या होता है, उसके बाद कुछ बड़ा होगा। चलिए, अब हम आप इस पे विराम लेते हैं और आपको हम बता दें कि जो भी डेवलपमेंट हैं वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और रशिया चुपचाप नहीं बैठेगा, इतना तो हमें यकीन है। और पुतिन ने कुछ ना कुछ 2026 के लिए सरप्राइज़ ज़रूर तैयार कर रखा होगा। मुझे याद आती है कि पुतिन के करीबी हैं दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कल एक बयान दिया, क्यों ना रशिया भी ऑपरेशन मादुरो की तरह जेलेंस्की को गिरफ्तार कर ले और उनको उठा ले। ये जो बयान है ये रशिया की मंशा को और उसकी आगे की योजना का संकेत देता है। हो सकता है कि रशिया कुछ इतना बड़ा कदम उठा ले कि ईरान को भी उससे ताकत मिले और रशिया भी इस भीषण जंग से 4 साल के बाद बाहर निकले और ट्रंप के ऊपर उल्टा दबाव आए कि अब भैया तुमने बहुत डॉलर कमा लिए, अब पीछे हटो। अब आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।